Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.3 में पहले ही डिस्कस करवा चुका था। 5.2 हमारे पास रिमेनिंग है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 के ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे और आज की क्लास में उसके ऊपर लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्या कहती है हमसे, क्या नहीं कहती। एक्सरसाइज नंबर 5.2 अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज कहलाती है। इस एक्सरसाइज का नाम ही क्या है? अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज डील करेगी अप्रोक्सीमेटली कंटेंट के साथ, यानी कि अप्रोक्सीमेट के अंदर क्या हमारे पास डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं उसको डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सामने कुछ बेसिक बातें कर देता हूं कि भैया ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल को क्या कहते हैं? चेंज। और अगर ये एक्स के साथ आ रहा है तो क्या कहलाएगा? चेंज इन एक्स कहलाता है। लेट सपोज ये सिंबल ऐसे करके आ जाए तो क्या कहलाता है? चेंज इन वाई कहलाता है। सही है ना? तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई। और इसका मतलब तो आप तमाम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया मैंने आपके सामने जो पहली टर्म लिखी है ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा अपने जहन में रखना है कि कभी भी हमारे पास चेंज ऑन और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट या रिलेशन क्या होता है आपस में। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दुनिया के अंदर किसी भी टर्म का चेंज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है उस टर्म के डेरिवेटिव के बराबर। क्या कहा मैंने? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, यानी कि हमारे पास एक क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल y। अगर मैं y का चेंज लूं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं y का क्या ले लूं? चेंज लूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमेशा बराबर होगा किसके? डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू x के। इस सिंबल के मायने क्या होते हैं? ये एक आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि भैया चेंज इन y का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स हो, अगर मैं उस फिक्स क्वांटिटी का चेंज लूं एक वेरिएबल बेस्ड क्वांटिटी के साथ, एक ऐसी क्वांटिटी के साथ जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकती है या चेंज की जा सकती हो, तो अगर आप उसका क्या ले लो? चेंज ले लो। यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x। एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले को अभी फिलहाल के लिए अपने जहन में रखें। अभी जब मैं इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा तो आपको फर्दर बात समझ में आएगी। हमने एक क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल y, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, x कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? सर एक्सरसाइज 5.2 में कैसे यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, सारी बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, आपने फिजिक्स में टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा। भाई टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या किसके बराबर होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई जी। ये मैथ्स का नहीं है भाई, तो इसलिए मैंने पहले से फॉर्मूला लिख दिया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि वेरिएबल या फिक्स रहेंगी, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें मेजोरिटी तो कांस्टेंट्स आ रहे हैं। कि लेट सपोज आपके पास जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, पाई ये भी एक कांस्टेंट है, और जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो भी ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू होती है। बेटा मैं एक इंजीनियर से पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, बट वो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता कभी भी। तो खैर वापस आते हैं, तो कहने का मकसद क्या है कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर खाली दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि चेंज ला सकती हैं, जो कि एक टाइम पीरियड है और एक लेंथ है। और ये बड़ा एक मशहूर एक आपके पास फिजिक्स के अंदर भी एक बड़ा मशहूर एक एमसीक्यूज होता है और मैथ्स के अंदर भी होता है कि भाई अगर मैं अपने टाइम पीरियड को इतना कर दूं तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, या लेंथ को इतना कर दूं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको याद आ जाएगा, इतना मशहूर एक एमसीक्यूज है। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है कि अगर मैं टाइम पीरियड और लेंथ का अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है कि देखो टाइम पीरियड एक फिक्स क्वांटिटी है, लेंथ कैन वेरी। लेंथ अगर वेरी करेगी तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि मेरे पास ये दो क्वांटिटीज आ गई, एक आ गई टाइम पीरियड, एक आ गई लेंथ। सही है ना? तो मैं क्या कह सकता हूं? change in time period with respect to change in length is approximately equal to derivative on time period with respect to length। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला बन गया। यानी कि इनिशियल जो हमारा ये फॉर्मूला है ये किसी भी दूसरे फॉर्मूले पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। कि हमने इनिशियल फॉर्मूला क्या लिया था कि इनिशियली हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि भाई आपके पास अगर एक दो क्वांटिटीज आ रही है y और x, y आपके पास किसी भी फॉर्मूले को रेप्लिकेट करवाने के लिए और x उसकी कोई भी वेरिएबल बेस वैल्यू। सही है ना? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन y with respect to change in x is approximately equal to derivative on y with respect to derivative on x। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बोले सर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि x ऊपर आ जाए y नीचे आ जाए? नहीं मेरा बेटा, y फिक्स क्वांटिटी के लिए होता है, तो हमेशा आपके पास फॉर्मूला यही रहता है। इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कभी लेंथ ऊपर आ जाए t नीचे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर फॉर्मूले को आप उल्टा कर दोगे तब तो ऐसा हो जाएगा, बट ओरिजिनली जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो यही कहलाएगा कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं टाइम पीरियड और लेंथ, तो मुझे अगर इसके ऊपर ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है तो कैसे
करूंगा कि भैया जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, चूंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसलिए टाइम पीरियड ऊपर आएगा, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट से हम काम कर रहे हैं, तो क्या बन गया, चेंज इन टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन लेंथ। इसी तरीके से आप तमाम लोग जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर क्या होता है भाई, स्फीयर के मतलब तकरीबन 3D आपके पास सर्कल का होना, 3D सर्कल इज बेसिकली स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। किसका फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का आ रहा है। तो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज फजूल है, फारिग है, कांस्टेंट है। तो 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। खाली जो इस फॉर्मूले के अंदर काम की वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं वॉल्यूम खुद और रेडियस का होना। ये वो दो क्वांटिटीज होंगी जिसकी वजह से फॉर्मूला डिफर करेगा। जाहिर सी बात है ना, वरना 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी हमेशा कांस्टेंट ही है, जाहिर सी बात है। 3.142 या 22.7 अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है पाई के। कहने का मकसद क्या है कि भैया खाली दो क्वांटिटीज जिनके ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड करता है वो वॉल्यूम खुद है और रेडियस की वैल्यू होती है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव में फॉर्मूला बनाना है अप्रोक्सीमेशन की टर्म्स के अंदर, तो कैसे बनाऊंगा, क्या कह के बनाऊंगा, देखो मैं कहूंगा change in volume with respect to change in radius is always approximately equal to derivative on volume with respect to derivative on r। सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन गया। देखो दो क्वांटिटीज थी, एक वो क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला खुद है और एक उसकी वेरिएबल बेस वैल्यू जिसकी वजह से वो वैल्यू डिफर करेगी, आगे पीछे होगी। तो हमने सिंपल तरीके से फॉर्मूला बना लिया। ये सिंपल तरीके से फॉर्मूले होते हैं, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है मेरा बेटा। अपनी बात को फर्दर समझने के लिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं कर रहे, तो भाई मेरे पढ़ाने का अंदाज ये है कि पहले आपको एक आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मुश्किल क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 बाय द वे 5 नंबर के लिए तकरीबन हर साल पेपर में आए हुए, तो इट्स नॉट आसान क्वेश्चन, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हमारे टॉपिक सबसे ज्यादा भी लिंक वो करेगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा जो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहता है द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम व्हेन एन एरर is of 1% is expected in measurement of L। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो बातें करी हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास सिंपल तरीके से सिंपल पेंडुलम की ऑस्किलेशन चल रही है, यानी कि उसको आगे पीछे मूव करवा रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, सिंपल तरीके से आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। तो भैया टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ये है, आपसे कह रहे हैं कि यार आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर 1% एरर के चांसेस हो, अप्रोक्सीमेटली 1% एरर के, हमें वो पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट एरर बताना है कि अगर हमारे पास 1% एरर अकर होने के एल की मेजरमेंट में चांसेस हैं। बड़े बेसिक से एग्जामिनर ने बात करी, हमने सिंपल तरीके से जुमले को अपने पास डिफाइन कर दिया कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ टाइम व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज एक्सपेक्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ एल, यानी कि लेंथ के अंदर 1% का एरर आने का चांस मौजूद है, तो हमें टाइम पीरियड के अंदर अप्रोक्सीमेट एरर को डिजाइन करना है। तो कभी भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमेशा सॉल्व करने का तरीकेकार देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन, लिटरली परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लिख देंगे भैया हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो डेट, हमें मालूम है चूंकि क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जिक्र हो रहा है, तो हमने क्या करना है, वी नो डेट कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी का जी एज इट इज। तो इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर ए कह देना है, इसको आपने क्या कह देना है मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर ए। ओके अच्छा, हमने सबसे पहले अपना ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे मालूम है अप्रोक्सीमेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, ऑल्सो वी नो डेट, ऑल्सो नो डेट, ऑल्सो नो डेट। हमें मालूम है कि अप्रोक्सीमेशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा भैया, देखो अगर टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला ये है तो अप्रोक्सीमेशन इन चेंज के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या डिजाइन होगा, बहुत बेसिक सा हो जाएगा। कैसे कि भैया क्या बन जाएगा, चेंज इन टाइम पीरियड with respect to change in length is approximately equal to derivative on time period with respect to derivative on length। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इसको क्या बन गया हमारे पास, change in time period is approximately equal to, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों, सही है ना। तो क्या बन जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो हमने इस फॉर्मूले को अपनी इक्वेशन नंबर बी कह लीजिए या 2 कह लीजिए, बात एक ही है।
देखो, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये कि एक सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का जिक्र हुआ और आपसे कहा जा रहा है कि यार आपको अप्रोक्सीमेटली एरर फाइंड करना है टाइम के अंदर। अगर लेंथ का अप्रोक्सीमेट एरर उसने आपको दे दिया है, यानी कि आपको लेंथ का अप्रोक्सीमेट एरर गिवन है, आपको टाइम पीरियड का अप्रोक्सीमेट एरर चाहिए, यानी कि हमें चेंज इन टाइम चाहिए बेसिकली। तो हमने क्या कहा, हमने बहुत सिंपल से एक जिक्र कर दिया। हमने एग्जामिनर को कहा कि यार देखो देखो मेरी बात समझो, ओरिजिनल फॉर्मूला तो हमारे पास टाइम पीरियड का ये रहा है ना भाई, और हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन का जिक्र हो रहा था तो मैंने अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला भी डिजाइन करके लिख दिया। और कैसे डिजाइन करा कि देखो, बहुत सिंपल सी चीज होती है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूले में कोई भी दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करें, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके लेवल पे जिसपे दो वेरिएबल्स होंगे, तो आपने सिंपल तरीके से उन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स के ऊपर अप्रोक्सीमेशन का एरर डिजाइन कर लेना है कि एक वो वैल्यू जिसका फॉर्मूला है वो हमेशा ऊपर आता है और जो दूसरा जो वेरिएबल होता है वो नीचे आता है उसके रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम पीरियड रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन टाइम पीरियड रिस्पेक्ट टू लेंथ। हमने बना दिया। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है भाई क्वेश्चन तो देख ले क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि भैया हमारे पास जो एरर है वो कितना है 1% का, यानी कि हमारे पास लेंथ के अंदर कितना एरर आने का चांसेस है 1% का। किसका 1%? ये एग्जामिनर ने नहीं बताया, क्या बताया है 1% ऑफ द लेंथ। जाहिर सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है। देखो ये बेसिक मैथ्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जब आप कल को फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, नस्ट में अप्लाई करोगे, आईबीए के अंदर ये बहुत आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। सिंध बोर्ड का बच्चा इसमें मार खा जाता है, वो कहता है कि समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसने नहीं लिया हुआ होता। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने लास्ट लाइन में क्या कहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टी व्हेन एन एरर 1% इज एक्सपेक्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ एल। यानी कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास 1% जो है वो किस में एक्सपेक्टेड है, तुम्हारे पास जो 1% है वो तुम्हारी जो लेंथ है उसके अंदर एरर एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी चेंज इन लेंथ क्या होगी, यानी कि देखो एक तो मेरे पास पुरानी लेंथ होगी ना, मेरी मेरे पेंडुलम की पुरानी लेंथ होगी, और एक मेरे पास नई लेंथ होगी जिसके अंदर क्या है 1% एरर है। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों, में इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि एक लेंथ तो मेरी इनिशियल लेंथ है जो कि पेंडुलम की पहले वाली लेंथ थी, और एक लेंथ जो भी उसमें टाइम जो भी उसके अंदर एरर आया, जो भी वो लंबाई उसकी इंक्रीज हुई कम हुई, उसके अंदर 1% का एरर है। अब देखो परसेंटेज की टर्म्स में हम कैसे बात करते हैं, 1%। 1% किसका भाई, बराबर वाले मोहल्ले की आंटी का, बराबर वाले संजय साहब का, बराबर वाले जावेद साहब का 1%। किसका 1%? अबे जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसका 1% होता है। तो 1% ऑफ एल, 1% ऑफ एल, यानी कि 1% किसका एक्सपेक्टेड है, ऑफ एल का। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे प्यारे शागिर्द, इसको तरीके से अगर हम लिखें तो क्या बन जाएगा, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1% इंटू एल के, 1% इंटू एल के। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई एक। ये स्टेटमेंट कैसे आई, जो आपको लास्ट लाइन गिवन है उसमें क्या गिवन है कि भैया आपके पास जो लेंथ है उसके अंदर 1% एक्सपेक्टेड है एरर का, जो कि ओरिजिनल लेंथ की होगी। तो हमने सिंपल तरीके से क्या लिख दिया कि भैया चेंज इन लेंथ किसके बराबर होगी, 1% ऑफ एल के बराबर होगी। इस तरीके से हमने डेल्टा एल की एक बेसिक वैल्यू को निकाल लिया। अच्छा अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना जहन में आता है कि सर अब कैसे क्या चल रहा है, सर कैसे करेंगे आगे। देखो अब हमने सिंपल सा बात करना है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये ए है, अगर मैं इस इक्वेशन पे भी डेरिवेटिव ले लूं, मैं क्या अप्लाई कर दूं, अप्लाई डेरिवेटिव ऑन इक्वेशन नंबर ए, अप्लाई डेरिवेटिव, अप्लाई डेरिवेटिव ऑन इक्वेशन ए, अप्लाई डेरिवेटिव ऑन इक्वेशन ए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव इस वाले टर्म पे भी आएगा, और किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे, अप्लाई डेरिवेटिव जाहिर सी बात है लेंथ की रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे ना। तो अब इसको लिख भी दो यहाँ पे, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑन इक्वेशन ए, यानी कि लेंथ की रिस्पेक्ट से इक्वेशन ए पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे शागिर्दों जब इक्वेशन ए के ऊपर लेंथ की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है वहां पे भी हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, किसके ऊपर, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के ऊपर। अब मुझे मालूम है कि भैया ये 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये जी भी कांस्टेंट है जो रूट के अंदर आ रहा है, तो कभी भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा होता है उसको हमेशा वेरिएबल से हटा के लिख देते हैं डेरिवेटिव से पहले। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑन टाइम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन लेंथ इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से किसके बराबर, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ अंडर रूट एल के ऊपर। सही है ना भाई, हमने सिंपल तरीके से जो वेरिएबल था खाली उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी उसको बाहर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अब आपने काम क्या करना है, आपने बेसिक सा काम कर लेना है, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ऑन टाइम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन एल एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी एज इट इज का एज इट इज। अंडर रूट एल का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट एल का डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल सा है, ये होगा 1/2। मैंने आपको बताया था ना रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं,
1/2 लिखेंगे, जो भी रूट वाली क्वांटिटी है उसको एज इट इज एक दफा लिखेंगे, और फिर रूट के अंदर वाली टर्म्स का ऊपर जाके डेरिवेटिव लेते हैं। तो एल का डेरिवेटिव एल की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? वेरी गुड हो गया भैया। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखो भाई, ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑन टाइम डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑन टाइम विद रिस्पेक्ट टू एल इज इक्वल टू, इस टू से चाहो तो आप टू को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, बट आपकी चॉइस है, वो सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। आगे चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमें क्या कह सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, इस टू से अगर टू कट गया तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। और ये रूट एल अगर मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एल की पावर में नेगेटिव का हाफ। ऐसा ही है ना भाई, नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एल की पावर में नेगेटिव का हाफ। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। देखो यहां तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था ना, हमने सिंपल उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करा, डेरिवेटिव अप्लाई करने का बेसिक काटा पीटी करी, तो आपके पास डी टी बाई डी एल की वैल्यू आ गई, यानी कि डेरिवेटिव ऑन टाइम रिस्पेक्ट टू एल की वैल्यू हमारे पास एक आ गई। अब इसको अपने पास सेव करके रख देंगे, इसको अपने पास सेव करके रख देंगे। और करना क्या है, हम लोगों ने काम ये करना है कि जब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, जब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखो फाइंड कर ली है। हमने डेल्टा एल की वैल्यू हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो निकाली हुई है, और डी टी बाई डी एल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को इक्वेशन नंबर बी में हम लोग प्लॉट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर बी में क्या कर देंगे, प्लॉट करवा देंगे। क्या सिंपल तरीके से देखिए, अब आप डेरिवेटिव ऑन टी रिस्पेक्ट टू एल निकाल चुके हैं, ऊपर हम लोग सिंपल तरीके से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल चुके थे, इक्वेशन नंबर बी में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे। तो इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर बी हमारे पास है चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑन टी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन एल इनटू चेंज इन एल। तमाम वैल्यूज को आप लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करवा देना है। तो भाई देखिएगा, आपके पास डी टी बाई डी एल की क्या वैल्यू आई, ये हमारे पास आ रही है सिंपल तरीके से पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी इंटू एल की पावर नेगेटिव हाफ का नेगेटिव हाफ। और डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी 1% एरर वाली, कि आपको 1% एरर गिवन है अप्रोक्सीमेट लेंथ के अंदर। तो अप्रोक्सीमेट लेंथ यानी कि चेंज इन लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, 1% ऑफ एल के। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1% ऑफ एल। क्या वैल्यू है, 1% इंटू एल। सही है ना भाई, तो इस तरीके से आपने इसको भी कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने क्या करना है, हम इसको सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे, बहुत मुनासिब चीज है कि आपने सिंपली इसको तरीके से ओपनली करवा देना है कि भाई ये पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी का अंडर रूट जी एज इट इज। भाई देखो, ये 1% जो है इसको आप स्टार्टिंग के अंदर लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, चाहो तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, 1% को सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे। और ये एल की पावर क्या है, नेगेटिव का हाफ, ये जब इस एल से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा एल की पावर नेगेटिव हाफ जब सिंपल एल से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो क्या बन जाएगा, एल की पावर नेगेटिव हाफ इंटू एल, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा नेगेटिव का हाफ प्लस का 1। तो सिंपल तरीके से आपके पास एल ही बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल एल बचेगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब कभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, उनकी बेसिस सेम होती है, तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे पावर्स के नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, तो सिंपल प्लस का आपके पास सिंपल तरीके से प्लस का हाफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस का हाफ, नेगेटिव हाफ प्लस 1 क्या होता है, प्लस का हाफ। और आगे 1% का 1% एज इट इज। परसेंट से अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में जाना है तो 1% किसके बराबर होता है भाई, 1% का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। 1% का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास बेसिकली डेल्टा टी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी का अंडर रूट जी। एल हाफ की पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट एल। और 1% का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100। 1% का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 100। सही है ना भाई, बहुत सिंपल सी बात हम लोगों ने यहाँ तक कर दी। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, क्या बन गया, डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी का अंडर रूट जी एज इट इज का एज इट इज। अब जरा बात को समझिएगा, यहाँ पे देखो रूट एल का रूट एल, और ये 1/100 का 1/100 एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 2 से डिवाइड, ये काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। और वो रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाऊंगा, तो देखो ये वाली जो टर्म है ये आपको सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मुला दे देगी दोबारा से। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया, टाइम पीरियड का टाइम पीरियड। क्या बन गया ये हमारे पास, सिंपली टाइम पीरियड
पीरियड का टाइम पीरियड तरीके से क्या हो गया हमारे पास हो गया डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी इंटू एल की पावर हाफ। एल की पावर हाफ कैसे आया, देखो एल की पावर नेगेटिव आया, जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या बचेगा, एल की पावर हाफ और 1% का 1% एज इट इज। तो अगर आप इसको तरीके से लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 2 से डिवाइड, तो इससे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा भी आपको मैं समझाता हूँ। देखो एल की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एल, है ना भाई। एल की पावर हाफ का मतलब क्या, अंडर रूट एल। ये 1% का 1% एज इट इज का एज इट इज। हमने क्या करा, यहाँ पे हमें 2 चाहिए था। क्यों हमें 2 चाहिए यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा टाइम पीरियड का, इसलिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट चेंज बताओ टाइम पीरियड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे ये चीज फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा, मैंने अपना फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी जो चीज है क्या बन गई, ये हमारा टाइम पीरियड बन गई, तो टी का टी आ गया। और 1.2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 0.5 के, और ये बाहर 1% का 1% एज इट इज का एज इट इज। तो 0.5 इंटू 1% क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.5%, है ना भाई। 0.5 जो 1% से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा 0.5%। किसका 0.5%, टाइम का टाइम एज इट इज। तो बेसिकली हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5% ऑफ द टाइम पीरियड। दोबारा से पूरी बात को समझ लीजिए, देखो इस क्वेश्चन में कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन था, आपको नहीं भी गिवन हो तो आपको मालूम है, सही है ना। आपने सिंपल तरीके से अपना ओरिजिनल यहाँ पे चेंज इन लेंथ और चेंज इन टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक अप्रोक्सीमेशन लेंथ या एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू गिवन होगी, तो आपने सिंपल उस चीज को अपने जहन में रखना है। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करके आप सबसे पहले dt बाई dl की वैल्यू लेकर आए। आपने कुछ भी नहीं करा, ओरिजिनल जो आपके पास चेंज वाला फॉर्मूला था उसमें dt बाई dl के अंदर उस वैल्यू को पुट करा, डेल्टा एल के अंदर डेल्टा एल की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको प्लॉट करा। प्लॉट करने के बाद सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करवाई। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से इसलिए करा क्योंकि भाई इस पूरी चीज को हम चाहते थे वापस से टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड का वापस से फॉर्मूला कंप्लीट करा, क्लोज करा, कि भाई यहाँ पे हमारे वापस से टी का टी आ जाए। और फिर सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कि भाई हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड कितना आएगा, एरर का चांस कितना होगा, 0.5% है। 0.5% किसका, ओरिजिनल टाइम का। ओरिजिनल टाइम पीरियड का 0.5% एरर आने के चांसेस हैं, अप्रोक्सीमेट एरर। सही है ना मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो भैया इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। अगेन सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों 5 नंबर के लिए पेपर में बहुत दफा आए हुए हैं। आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है स्फेरिकल बैलून हैज अ रेडियस r यूनिट शो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 यूनिट्स इफ इट्स रेडियस इंक्रीजेस 0.1%। अब ये क्वेश्चन बड़े मजे का है, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, स्फेरिकल बैलून हैज अ रेडियस ऑफ r यूनिट्स, आपको रेडियस गिवन है, शो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 यूनिट, यानी कि हमें ये बात शो करके बतानी है, बात प्रूव करके बतानी है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली चेंज आ रहा है वो 0.3 यूनिट्स का आ रहा है, हमें प्रूव करना है अगर रेडियस का इंक्रीज 0.1% है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस आपका 0.1% इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा वो 0.3% के ऊपर अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होगा, जो कि आपको शो करके प्रूव करके दिखाना है, कोई मसले की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले चूंकि आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सबसे पहले हम इस बात को लिख देते हैं कि भैया वी नो डेट सबसे पहले हम जुमले को लिख देते हैं, वी नो डेट। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आप सबको याद हो जाना चाहिए, v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। ये सिंपल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो अगर मैं इसको ऊपर चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, ऊपर मैंने लिखा भी था, लिख के भी बताया था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। सिंपल चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एज वी नो डेट कि भैया चेंज इन वॉल्यूम with respect to change in radius is approximately equal to derivative on v with respect to derivative on r। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से चेंज वाला फॉर्मूला आ गया, सिंपल टेक्निक है। देखो इन तमाम क्वेश्चन में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दूसरा वाला आ गया, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज गिवन है, रेडियस का चेंज क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का चेंज तो प्रूव करके बताना है, मगर रेडियस का चेंज आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में रेडियस का चेंज कितना गिवन है 0.1% का। तो क्या लिखूंगा, according to the question
इंक्रीज इन वॉल्यूम आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 0.1%, यानी कि आपको चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या गिवन है, 0.1% आपका रेडियस चेंज हो रहा है। 0.1% किसका चेंज हो रहा है भाई, मेरा चेंज हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, किसका हो रहा है, रेडियस का, यानी कि 0.1% ऑफ आर। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो इंक्रीज इन रेडियस आ रहा है वो 0.1% आ रहा है। भाई 0.1% किसका, मेरा, आपका, बराबर वाले का, किसका भाई, मोहल्ले के अमजद भाई का, किसका चेंज होगा 0.1%, यानी कि चेंज जो आपका आएगा वो किसके रिस्पेक्ट से 0.1% हो रहा है, ऐसी बात है रेडियस के रिस्पेक्ट से होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 0.1% इंटू आर। तो इस तरीके से आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से डीवी बाई डी आर की वैल्यू निकाल लेंगे डेरिवेटिव की। तो नाउ नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन इक्वेशन वन, आप सिंपल तरीके से लिख दीजिए टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन इक्वेशन नंबर वन, ऑन इक्वेशन नंबर वन। तो भैया इक्वेशन नंबर वन हमारी ओरिजिनली क्या थी, इक्वेशन नंबर वन हमारी ओरिजिनली है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके ऊपर अगर मैं r की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3, एक कॉन्स्टेंट टर्म है पहले आ गई, और पाई कांस्टेंट है वो भी पहले आ गया, सिंपल आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर के बराबर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों चाहो तो जल्दी से 3 से 3 को कैंसिल आउट करवा दीजिए, तो आपके पास फाइनली dv बाय डी आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के। तो dv बाई डी आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर के। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपको डेल्टा आर गिवन है, आपके पास dv बाई डी आर की वैल्यू भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर टू बिकम्स। तो भैया इक्वेशन नंबर टू हमारी क्या होती, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डीवी बाई डी आर, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू थी ना। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, चेंज इन आर हमें क्या गिवन है 0.1% इंटू आर, इक्वल टू के बाद या अप्रोक्सीमेटली कह लो, अप्रोक्सीमेटली के बाद क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या है 4 बाय आर स्क्वायर। तो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या बन रही होगी, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1% इंटू आर, सही है ना मेरा बच्चा। तो भाई देखो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो ये r इंटू आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, किसका 4 पाई आर क्यूब, 0.1% का, किसका 0.1% का, सही है ना। अच्छा अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला मेरा वॉल्यूम का कंप्लीट हो, तो जाहिर सी बात है किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा ना, या इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, वैसे पिछले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए 2 चाहिए था। तो यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला कंप्लीट करवाना है, वॉल्यूम ऑफ दिस पेयर का, तो 3 चाहिए होगा नीचे डिवीजन में, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3 से डिवाइड, जो नीचे वाला 3 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, ऊपर वाला 3 एज इट इज रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू 0.1%, और ये बाहर 3 का 3 एज इट इज। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्या बन जाएगा डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम का वॉल्यूम, और 0.1% थी, तो भैया 0.1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 0.3% के। तो इसको मैं क्या तरीके से कह सकता हूँ, तरीके से कैसे लिख सकता हूँ कि भैया चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो भाई हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, क्या सोच के बताओ कि हमने ये चीज प्रूफ कर ली कि नहीं करी, जल्दी से देख के बताओ कि हम लोगों ने ये चीज प्रूफ कर ली है, बिल्कुल कर ली है। हमें यही चीज इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, जो कि हमने इजीली प्रूफ करके शो कर दी है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज के आसान तरीन क्वेश्चन में से क्वेश्चन थे, जो कभी कभार पेपर के अंदर 5 नंबर के लिए आए हुए हैं। कभी कभार मैंने इसलिए कहा कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, दे आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो तो हर साल उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में आए हुए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आते हैं। मगर इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वाले, वो तो हर साल उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा कि अंडर रूट 3.9, अंडर रूट 4.1, अंडर रूट साइन के अंदर साइन की या कॉस की वैल्यू गिवन होगी अप्रोक्सीमेट में, या लॉग की वैल्यू गिवन होगी, तो वो क्वेश्चन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। तो अब उनके ऊपर मूव करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे, जिसके ऊपर मैंने पहले इसलिए करवाए थे कि आपको अप्रोक्सीमेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि भाई जो भी ओरिजिनल फॉर्मूला होगा आपको मालूम होना चाहिए, उसका चेंज
चेंज वाला फॉर्मूला होगा। देन उसके बाद सिंपल तरीके से एक अप्रोक्सीमेट बेस वैल्यू आपको गिवन होगी। आपने करना ही होगा, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने क्वेश्चन से देख के निकाल ली, उसके बाद आप सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला करोगे। जब डेरिवेटिव भी आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आ गई, दोनों को उठा के ओरिजिनल चेंज वाले फॉर्मूले में डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा दूसरे अप्रोक्सीमेट का। इस तरीके से इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं यहाँ तक की बात सबको क्लियर होती है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाएंगे क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लंबा क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का उसको मर्ज नहीं कर सकता, उसका टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 2, 3 सारे इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एंड दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक ही लेक्चर डालूंगा, डिटेल डाल दूं। तो इसलिए मैं फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा थोड़ा सा डिटेल होगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजों को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा 5.2 के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसके अलावा मैंने तमाम बाकी एक्सरसाइजेस सेकंड ईयर मैथ्स की कवर करवाई भी हैं। तो अगर आपको सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ने में कहीं पे भी दिक्कत का सामना है, मसले मसाइल है, तो आप लोग कवर अप करें। इसके अलावा मेरी और कोई एक्सरसाइज रहती नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में बेटा मैंने जो 2 एक्सरसाइज करवाई हुई है, सिर्फ उन्हीं 2 से कॉन्सेप्ट आता है, खुदा रहा उसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 7.2 अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 7.2 करवा दें। मेरा बेटा 7.2 से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, और एक क्वेश्चन जो 7.2 का अगर आता भी है तो मैंने उसके अलावा 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चारों पांचों करवाई भी हैं। तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल अप कर सकते हो। और अब जो न्यू मॉडल पेपर आया है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द डिस्कशन में कर रहूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको 7.2 करने की जरूरत नहीं है, उस पर अपना टाइम जाया ना करें। मैं हमेशा अपने शागिर्दों को बताता हूँ कि भाई मैं 7.2 कहीं पे भी नहीं करवाता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको नहीं करवा रहा, मैं कहीं पे भी नहीं करवाता। 7.2 करने की नीड नहीं है, वो एक डिटेल एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है, उसमें जाओगे फजूल में आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग जाया होगा। उससे बहुत बेहतर है कि आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज रिलेटेड तमाम लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, एमसीक्यूज के रिलेटेड भी। और मैं इंशाल्लाह उसके अंदर और डिटेल के अंदर कुछ लेक्चर इस साल और अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर होंगे वो भी इंशाल्लाह डाल दूंगा, कि ताकि आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी हो जाए। अच्छा, इंटीग्रेशन में कुछ एक्सरसाइजेस रहती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6.6 या 6.4 शायद रहती है, तो उसको भी इंशाल्लाह मैं कवर अप करवा दूंगा 5.2 के बाद। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद भी चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तमाम लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 हो गया, 10 चैप्टर नंबर 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, बहुत डिटेल में डाले हुए हैं, कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में भी पढ़ते हो और आपको वहां पे कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप डिटेल में यहाँ पे लेक्चर्स को ले सकते हैं। एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाले हैं मैंने, जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स को डाला हुआ है उसी सीक्वेंस को फॉलो अप करें, इंशाल्लाह आपको इजीली सारी बात समझ में आएगी। तो बस बेटा लास्ट में आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैंने तमाम लेक्चर्स अपनी अगर इतनी मसरूफ जिंदगी से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए डालता हूँ, क्योंकि बेटा मेरी सुबह में जॉब भी होती है, उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी डाल रहा होता हूँ, फिर मैं आईबीए के लेक्चर्स भी डाल रहा होता हूँ, फिर मैं नर्स फास्ट के लेक्चर्स भी डाल रहा होता हूँ बच्चों के लिए, ताकि यार बच्चे, इस मुल्क के बच्चे तालीम हासिल करें और कुछ बेहतरी लेकर आए इस मुल्क के लिए। मेरे लिए वो सदका जारी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं तमाम लोगों से बस यही बात कहता हूँ कि यार आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप अपनी सेकंड ईयर अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो कल को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। कल को यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, आईबीए है, कॉमसेट्स है, आपके पास यूईटी है, एनईडी है। तो इन यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना स्टार्ट करें। मेरे अपने बैचेस भी चल रहे होते हैं, उनमें आना चाहे उनमें बिल्कुल आए, नहीं तो यूट्यूब पे मैंने सब कुछ डाला है, उससे कवर अप करना चाहे मैथ्स को, वहां से कवर अप करें। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड, इनफैक्ट टेस्ट तक प्रोवाइड करे हुए होते हैं। तो आपने सिंपल तैयारी करनी है, तो खुदारा आपने सेकंड ईयर को हल्का नहीं लेना। आज से अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करें। नर्स्ट फास्ट एनईडी जिसकी भी आप ड्रीम रख रहे हैं, आईबीए की, सीबीएम की एंड सो ऑन, उसकी तैयारी आज से करना स्टार्ट करें। यूट्यूब पे मैंने सब कुछ डाला हुआ है, मेरे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे होते हैं, उनमें आना चाहे उनमें बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी बस मैं यही कहूंगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।